वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे अपने कमिंग नेट सेट एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो प्रीवियसली किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। केएसआईआर नेट से लिए क्वेश्चंस हैं या फिर सेट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा रही हूँ। साथ में करते हो कि जो सही ऑप्शन है उसके पीछे रीजन क्या है, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है, रिवीजन हो जाता है और साथ ही बच्चों आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों अगर आप CUET पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप BHU से पीजी करना चाहते हैं, आप DU से पीजी करना चाहते हैं, आपका जो लाइफ साइंस का सिलेबस है, आपका जो बायोलॉजी का बॉटनी का सिलेबस है, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस करेक्टली डिपिक्ट्स बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। कौन सी डेफिनेशन है जो कि करेक्टली बताती है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में। अ स्पीशीज इज द मोस्ट इंक्लूसिव पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर ए कॉमन फर्टिलाइजेशन सिस्टम। मींस क्या कह रहा है कि स्पीशीज ऐसी पॉपुलेशन होती है, ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कि कॉमन फर्टिलाइजेशन सिस्टम की शेयरिंग होती है। और अ स्पीशीज इज द सिंगल लीनिएज ऑफ पॉपुलेशन दैट मेंटेन्स एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम अदर सच लीनिएज। यहाँ पर वो कह रहा है कि स्पीशीज क्या है, पॉपुलेशन की एक ऐसी सिंगल लीनिएज है जो कि अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करती है, इसी तरह की दूसरे लीनिएज से अपने आप को कुछ कैरेक्टर्स में मेंटेन करते हुए सेपरेट करती है। और स्पीशीज आर ग्रुप्स ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीड natural population that are reproductively isolated from other such group। स्पीसीज ऐसी पॉपुलेशन का ग्रुप होता है जिसमें कि एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग मिलती है और ये किसी दूसरे इस टाइप के ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है। सो दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की जो कीवर्ड होता है ना वो है पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग। ठीक है, जहां पर भी एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग होगी मतलब आप समझ जाना कि वहां पर बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के ऊपर बात हो रही है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, during the early stage of development, embryos of reptiles, birds and mammals look very similar. This suggests that reptiles, birds and mammals। देखो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में चाहे रेप्टाइल का एम्ब्रियो हो, बर्ड का हो या मैमल का हो, ये एक दूसरे से काफी सिमिलर दिखाई देते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी है ये हमें क्या बताती है, क्या सजेस्ट करती है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ये तीनों कॉमन एंसेस्ट्री दिखाते हैं और लिव इन द सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट और हैव अंडरगो पैरेलल इवोल्यूशन और आर नो लॉन्गर अंडरगोइंग इवोल्यूशन। तो इन चारों गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो बताता है कि क्यों रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में ये सिमिलर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से दो टर्म्स अगर हमें समझ में होंगे तो हम समझ सकते हैं, एक तो कॉमन एंसेस्ट्री का रीजन और पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है। ये तो आप बी एंड डी ऑप्शन तो अपने आप से यहाँ पर रॉन्ग कर दोगे कि हमें पता है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये तीनों जो हैं सेम टाइप के एनवायरनमेंट में नहीं रहते, इसलिए तो सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, और इनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि हमें पता है कि इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब हम समझते हैं पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, पैरेलल इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जिसमें इंडिपेंडेंटली कोई स्पीशीज एक साथ सेम टाइप पर सेम इको स्पेस को शेयर करते हुए इवॉल्व होती है। ठीक है, और इसलिए वो सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टर को एक्वायर करती है, तब हम कहते हैं पैरेलल स्पीशीज। ठीक है, तो पैरेलल स्पीशीज का एक बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल जो लेकर हम समझ सकते हैं वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में पाउच का मिलना।
है ना, ये पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। लेकिन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में डेवलपमेंटल की अर्ली स्टेजेस में हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि हैव अ कॉमन एंसेस्टर, जो यहाँ पर हमें दे रखे कि ये कॉमन एंसेस्ट्री को शेयर करते हैं, ठीक है। पैरेलल इवोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। इंडिपेंडेंटली ये इस जो तीनों है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स का इवोल्यूशन नहीं हुआ है। हमें पता है कि रेप्टाइल्स से बर्ड्स एंड देन फिर मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिएशन इज मोर लाइकली टू अकर इन केसेस ऑफ, किन केसेस में स्पेसिएशन सबसे ज्यादा होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं सिम्पेट्री, एलोपेट्री, एंटीपेट्री एंड पैरामिक्सिस। तो यहाँ पर अगर आपको स्पेसिएशन के टाइप्स पता है, टर्मिनोलॉजी पता है, तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कर दोगे। स्पेसिएशन क्या होता है? नई स्पीशीज का बनना, और नई स्पीशीज बनने के जनरली दो वेज होते हैं, दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीके में क्या होता है, जस्ट सपोज तो स्पीसीज एक्स है, इस स्पीसीज एक्स में ओवर द टाइम पीरियड कुछ चेंजेस हुए, ठीक है। ओवर द टाइम पीरियड यहाँ पर चेंजेस होते हैं, एंड चेंजेस होने के बाद इससे कोई नई स्पीसीज वाई इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है इसे हम एनाजेनेसिस कहते हैं। दूसरे तरीके में क्या होता है, जस्ट सपोज ये स्पीसीज वाई है, ये स्पीसीज वाई दो ग्रुप में स्प्लिट हो जाती है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, दो ग्रुप बना लेती है, स्पीसीज वाई डैश एंड स्पीसीज वाई डबल डैश। अगर इनमें लंबे समय तक जीन पूल की शेयरिंग नहीं होती है, नो जीन पूल शेयरिंग, तो ये फिर न्यू स्पीसीज में इवॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप को हम कहते हैं क्लेडोजेनेसिस। तो यहाँ पर चाहे एनाजेनेसिस के थ्रू हो चाहे क्लेडोजेनेसिस के थ्रू हो, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूरी होता है। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कैसे होंगे? सिम्पेट्री के थ्रू होंगे और एलोपेट्री के थ्रू होंगे, ठीक है। तो सिम्पेट्री में क्या होता है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो सेम ग्रुप को सेम हैबिटाट में रहती है, सेम हैबिटाट में रहते हुए रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, और इसके लिए इसमें पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी के द्वारा सेम हैबिटाट में रहते हुए एक पॉपुलेशन जो है अदर अपने ही सेम स्पीशीज के पॉपुलेशन ग्रुप से उसका रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना बहुत रेयर केसेस में दिखाई देता है, रेयरली दिखाई देता है। ये प्लांट्स में दिखाई देता है कि प्लांट्स में कोई डिप्लॉइड है, ठीक है, उसमें पॉलीप्लॉइडी हो गई एंड वो हेक्साप्लॉइड हो गया, तो अब हेक्साप्लॉइड प्लांट जो है वो डिप्लॉइड प्लांट से इंटरब्रीड नहीं करेगा। तो एक रेयरली ऐसा केसेस में होता है कि एक पॉपुलेशन जो है अपनी सेम स्पीशीज के दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली पॉलीप्लॉइडी के द्वारा आइसोलेट हो जाए। तो सिम्पेट्री में जनरली पॉलीप्लॉइडी के द्वारा आइसोलेशन होता है, जो रेयर केसेस है। एलोपेट्री केस जो है ये कॉमन तरीका होता है स्पेसिएशन का। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एलोपेट्रिक केसेस में जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होता है, पॉपुलेशन जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो जाता है। इसका मेन जो रीजन होता है ना आइसोलेशन का, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने का, वो जियोग्राफिकल आइसोलेट हो जाना है, ठीक है। किसी स्पीसीज के दो ग्रुप स्प्लिट हुए, स्पीसीज मान लो एक्स है, इससे दो ग्रुप बने, स्पीसीज एक्स डैश एंड स्पीसीज एक्स डबल डैश, और ये जियोग्राफिकली आइसोलेट हो चुके हैं। मीन्स इनके बीच में अब इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि इनमें जीन पूल की शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि आने वाले टाइम पीरियड में ये जो स्प्लिटेड पॉपुलेशन ग्रुप था अब ये न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हियर ऑप्शन बी इज राइट। हियर एलोपेट्री इज अ मोर लाइकली जिसमें कि स्पेसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोसिस्टम विदाउट स्ट्रेस इज, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें स्ट्रेस नहीं है वो हाईली प्रोडक्टिव होगा, हाईली डाइवर्स एंड स्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा और लेस प्रोडक्टिव एंड अनस्टेबल होगा।
तो ऐसा इकोसिस्टम जिसमें कि कोई फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कम करें, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेस में आते हैं, है ना। तो अगर वो चीजें नहीं है, वो फैक्टर नहीं है जो कि इकोसिस्टम में, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो या केमिकल हो, ठीक है, कोई से भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इकोसिस्टम पर स्ट्रेस है। तो ऐसा इकोसिस्टम जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, तो इसका मतलब वो इकोसिस्टम हाईली प्रोडक्टिव होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस में क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल ऑफ पैथोजेंस यूजिंग बायोपेप्टिसाइड्स, रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल्स यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर कंट्रोल ऑफ पैथोजेंस और यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? मेनली ये होता क्या है कि जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जिनका ह्यूमन अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए यूज करता है, ठीक है, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यूज इस तरह से ह्यूमन अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कर रहा है कि वो रिसोर्सेज अब आने वाली हमारी जनरेशन को, आने वाली हमारी पीढ़ियों को हो सकता है उपलब्ध ना हो। मीन्स ह्यूमंस की एक्टिविटी के कारण ह्यूमंस डेवलपमेंट तो कर रहा है, अपना नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता जा रहा है, लेकिन इस तरह से यूज कर रहा है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है, जिससे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हो सकता है अवेलेबल ही ना रहे, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि हम इस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज करें कि ह्यूमन का डेवलपमेंट भी हो, हमारा विकास भी हो, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका कम हार्म हो, कम लॉस हो, वो रिसोर्सेज एटलीस्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए बने रहे। हम कुछ और ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढे, है ना, अपने डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमारे रिसोर्सेज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बने रहे। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस नहीं है। हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते जाएंगे और इस तरह से यूज करेंगे कि तो कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये अवेलेबल ही नहीं रहेगा। जैसे कि आज हमें पता है कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, कोल है, पेट्रोल है ना, तो ये कितना इनका कमी होती जा रही है। तो ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस है, इसमें नहीं आता, ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट हम देखें, दे रखा ऑप्शन, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर कंट्रोल ऑफ पैथोजेंस। अगर हम पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इससे कुछ टाइम पीरियड के लिए पैथोजन तो नो डाउट उनका तो लॉस होगा, वो तो खत्म हो जाएंगे, पैथोजन तो किल होंगे, लेकिन जो बेनिफिशियल हमारे इंसेक्ट्स है, बेनिफिशियल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका भी तो, उनकी भी किलिंग होगी, है ना, वो भी किल्ड हो जाएंगे। इसके साथ ही क्या होगा कि जो हम केमिकल स्प्रे करते हैं ना पैथोजन को किल करने के लिए, ये सोइल में मिक्स हो जाते हैं, ये हमारे वाटर के साथ में एयर में मिक्स होते हैं। तो इस तरह से ये सोइल है, वाटर है, एयर है, इनका भी पोल्यूशन करते हैं। तो इसका मतलब ये वाइजली तरीका तो नहीं है पैथोजन को कंट्रोल करने का। हमें कंट्रोल करना है, लेकिन हमें साथ में ऑप्शन ढूंढना चाहिए ताकि हमारा सोइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन ना हो और हमारा पैथोजन भी किल हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही ये जो केमिकल्स होते हैं जो हम पैथोजन को किल करने के लिए प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो ये प्लांट्स को भी हार्म करते हैं, है ना, और ये फूड चेन में भी जाते हैं। तो इस तरह से ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस नहीं होती है। नेक्स्ट है रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर हम एक्सेस में केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, अपनी सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, है ना, तो कुछ समय के लिए जो क्रॉप यील्ड होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, वो नो डाउट बढ़ेगी, लेकिन साथ ही क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में केमिकल्स को यूज करने से जो हमारी सॉइल है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, उसका पीएच में ऑल्ट्रेशन हो जाता है।
तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में नहीं आता। ऑप्शन ए इज राइट हियर, कंट्रोल ऑफ पैथोजन यूजिंग बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स को यूज करके पैथोजन को कंट्रोल करना इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, तब जाकर हम अपने सही आंसर को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इकोसिस्टम जो यहाँ पर दे रखा है कौन सा इकोसिस्टम है जो कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास को बताता है। ठीक है, बायोमास को आपने ध्यान में रखना है ना, मीन्स जिसमें हम टोटल ऑर्गेनिक मैटर, टोटल बायोमास को काउंट करते हुए पिरामिड बनाते हैं। तो किसका इन्वर्टेड बनता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड और ट्री। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। पॉन्ड का जो बायोमास का पीरियड होता है वो इन्वर्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं एल्गी, प्लैंकटॉन्स, है ना, इनका वेट लीस्ट होता है, लीस्ट ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, लीस्ट वेट होता है, बायोमास इनका लीस्ट होता है। इनके ऊपर जो कंज्यूमर है उनका बायोमास ज्यादा होगा। कंज्यूमर के भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 उनका और ज्यादा होगा, लेवल 3 फिशेस वगैरह, बड़ी फिशेस उनका बायोमास और ज्यादा होगा। तो इस तरह से जो इसका पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे प्रोड्यूसर, यहाँ पर हो गया हमारा लेवल 1 ट्रॉफिक लेवल, लेवल 2 और ये हो गया हमारा लेवल 3। सो पॉन्ड इज राइट हियर। ध्यान में रखना है आपको, पिरामिड में किसका पूछा गया है, नंबर का पिरामिड है, बायोमास का है, एनर्जी का है। एनर्जी का हमेशा अपराइट होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 के प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि लार्ज स्केल पर हमें प्रोड्यूस करना है तो हम काम में लेते हैं। पेनिसिलियम, एस्परजिलस नाइजर, एशबाया गॉसिपाई और ट्राइकोडर्मा हार्जियनियम। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान होगा तो आप आसानी से कर लोगे, सीधा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, इसका हम यूज करते हैं पेनिसिलिन के लिए। ठीक है, पेनिसिलिन को हमने ऑब्टेन करना है लार्ज स्केल पर। एस्परजिलस नाइजर ये होता है साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जाता है। एंड ट्राइकोडर्मा ये जो होता है एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के जैसे इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट के जैसे यूज करते हैं जो कि प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। ठीक है, बचा हमारा एशबाया गॉसिपाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज एशबाया गॉसिपाई, इसका हम काम में लेते हैं विटामिन B2 के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिमिलेटरी माइक्रोबियल सल्फेट रिडक्शन अकर्स इन। एसिमिलेटरी माइक्रोबियल सल्फेट रिडक्शन कहां पर होगा, फ्लोइंग वाटर, सरफेस वाटर, एटमॉस्फेयर और वाटर सेडिमेंट्स। देखो एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन होता क्या है, ये जो पाथवे होता है ना, ये हमारे जो प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, फंजाई हैं एंड प्लांट्स हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनमें इनऑर्गेनिक सल्फेट, ये इनऑर्गेनिक सल्फेट इसको ये ऑर्गेनिक सल्फाइड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फिर इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है कार्बन स्केलेटन में, कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये कहां पर होगा, ऑब्वियसली वाटर सेडिमेंट्स में होगा। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी टॉक्सिन इज एक्टिव इन द गट एनवायरमेंट हैवी। किस गट एनवायरमेंट में बीटी टॉक्सिन एक्टिव होगा। ठीक है, alkaline pH, alkaline protease, alkaline pH and alkaline protease, neutral pH and protease. So option A is right here, alkaline pH। ये क्लास 12 NCERT का क्वेश्चन है जो कि सेट महाराष्ट्र सेट 2013 में पूछा गया है। ठीक है, बीटी टॉक्सिन जो होता है
इसको एक्टिव होने के लिए अल्कलाइन पीएच 8.6 पीएच या उससे ज्यादा की पीएच की नीड होती है। ठीक है, जब बीटी टॉक्सिन इनिशियली अपनी इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि इसकी प्रोटॉक्सिन फॉर्म है, इस फॉर्म में ये इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन की गट में जाकर इसको हाईली एल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलता है, हाईली एल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर जाकर ये सॉल्युबलाइज्ड एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से इंसेक्ट जो है वो डेड हो जाता है। लेकिन ये जो है बीटी टॉक्सिन, ये ह्यूमन गट में इनएक्टिव रहता है, क्योंकि ह्यूमन गट का जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना ज्यादा अल्कलाइन नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो ऑल ट्रैकोफाइट्स के लिए, ऑल सीड्स प्लांट्स के लिए, ऑल एम्ब्रियोफाइट्स और थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। बेंथम हुकर ने सीड प्लांट को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। ठीक है, ऑल सीड्स प्लांट इज राइट हियर। एक क्लास है क्लास 1 डाइकोटिलिडोनी, क्लास 2 इसमें इन्होंने रखा जिम्नोस्पर्मी एंड क्लास 3 यहां पर रखे मोनोकोटिलिडोनी। ठीक है, ये बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है और यही जो है इसका सबसे ज्यादा डीमेरिट्स में आता है कि उसने डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स के बीच में क्या रख दिए, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनी ये जो ऑर्डर है ये सही नहीं है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफाइज ऑल सीड्स प्लांट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटेनिकल गार्डन सर्व द पर्पस ऑफ डैश कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन प्लांट्स कंजर्वेशन के किस पर्पस को बताते हैं? एक्स सिटू एक्स विट्रो, इन सिटू एक्स विट्रो, एक्स सिटू इन विट्रो और इन सिटू इन विट्रो। अब इतना तो बच्चों आपको पता होगा कि जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं वो एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए है। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन के तरीका है बोटेनिकल गार्डन्स, जिसमें कि हम प्लांट्स को कंजर्व करके रखते हैं। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये तो अपने आप रॉन्ग हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स सिटू नहीं है। अब हमें देखना एक्स विट्रो एंड इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो क्या होता है? अगेन जिसमें हम एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड हो, जिसमें लेबोरेटरी कंडीशन में किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, किसी वेसल के अंदर हम प्लांट को कंजर्व करेंगे। तो ये तो होता है इन विट्रो। बट बोटेनिकल गार्डन्स कह रहा है मीन्स जो कि कंट्रोल्ड कंडीशन से बाहर है। ठीक है, सो दैट इज एक्स विट्रो। So option A is right here. Botanical gardens serve the purpose of ex situ ex vitro conservation of plants. And the next question, the common mushroom, puffballs and truffles belong to the class of fungi. Again class 11th NCERT. जिस समय मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी वाले अपने वीडियो में कि आप क्लास 11 12th का एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 11 12th का एनसीईआरटी में से सीधा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से उठकर बन जाते हैं। ठीक है, सो कॉमन मशरूम, पफबॉल्स एंड ट्रफल्स ये फंजाई की किस क्लास को बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ओमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, बेसिडियोमाइसिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रूइंग एंड बेकिंग ईस्ट। ईस्ट बेकर हम किसको कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स, ई कोलाई, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ऑप्शन डी इज राइट हियर, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। जो कैंडिडा एल्बिकेंस है एंड क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्म्स हैं, ये पैथोजेनिक ईस्ट होते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक
ईस्ट है। So here option D is right here. Next question, a pair of halters is seen in again class 11th NCERT. Animal Kingdom classification. Animal Kingdom, एनिमल के क्लासिफिकेशन क्लास 11th में है, एनिमल एंड प्लांट्स का, उसमें से उठकर आया हुआ क्वेश्चन है। हॉल्टर्स पेयर किस में देखने को मिलते हैं? आपको पता होना चाहिए हॉल्टर्स जो है ये ट्रू फ्लाइज इसमें मिलते हैं। होता क्या है, ये मॉडिफाइड हिंड विंग्स हैं, ठीक है, मॉडिफाइड हिंड विंग्स होते हैं, क्योंकि एक सेंस ऑर्गन के जैसे, बैलेंसिंग के जैसे इंफॉर्मेशन के लिए ट्रू फ्लाइज में मिलते हैं। एंड ट्रू फ्लाइज किस ऑर्डर में रखी गई है बच्चों? ये आती हैं डिप्टेरन इंसेक्ट्स में। तो जो डिप्टेरिया ऑर्डर के इंसेक्ट्स होंगे, ट्रू फ्लाइज होंगी, उसमें हॉल्टर्स मिलेंगे। एंड हम देख लेते हैं डैमसेल फ्लाई, मे फ्लाई, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई। सो हियर ऑप्शन डी इज राइट हियर, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द ग्रुप विच कंटेन ऑल निडेरिया इज। ऑल निडेरियन ग्रुप्स का कौन कौन से यहाँ पर दे रखा है, जिसमें सभी निडेरिया जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो रखे गए हैं, ठीक है। अगेन देखो एनिमल किंगडम क्लास 11th अगर आपने किया होगा तो आसानी से देखो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऑप्शन देख लेते हो, ओबेलिया, एसिटाबुलेरिया। अब आगे तो जाना ही नहीं है, एसिटाबुलेरिया क्या होता है? ये तो एल्गी है ना, ग्रीन एल्गी है एसिटाबुलेरिया, ग्रीन एल्गी। और इसका भी कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं, सिंगल सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल है, ठीक है, जिसके ऊपर न्यूक्लियस जेनेटिक कंट्रोल का ऑर्गन होता है, ऑर्गेनेल है सॉरी। तो इसकी डिस्कवरी किस में हुई थी? एसिटाबुलेरिया एल्गी में हुई थी। सो ये तो होगा ही नहीं ना हमारा ग्रुप, निडेरिया तो है ही नहीं। तो ऑप्शन ए अपने आप कट कर दो। हाइड्रा, जेलीफिश, कॉरल, ये निडेरियंस है, बट रोटिफर्स ये निडेरिया में नहीं आता है। रोटिफेरा क्या है ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओबेलिया, हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनिमोन। तो ये सभी निडेरिया ग्रुप के मेंबर्स हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, ओबेलिया, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन। ऑप्शन सी इज राइट हियर। ऑप्शन डी देखते हैं हम, जेलीफिश ये निडेरिया में आता है, एस्कोन नो, ये स्पॉन्जेस है। तो ये भी अपने आप में गलत हो जाएगा, हमें आगे जाना ही नहीं है। अगर एक भी मेंबर हमारा गलत है जो हमने पकड़ लिया तो हम उसको आसानी से रॉन्ग कर देंगे, वो हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो अगेन स्टूडेंट्स, आप अपने सेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट का लेवल मैं आपको बता रही हूँ नेट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो आप क्लास 11 12th का जो बायोलॉजी है, जो मॉड्यूल्स है, उसको आप जरूर से रिवाइज करें, उसको जरूर से पढ़ें। आपके जो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो उसमें से बन जाते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको हेल्प करेगा, आपको कंसेप्ट भी रिवाइज होता है। और आप जब एमसीक्यूज करते हो तो कंसेप्ट तो रिवाइज होता है, आपको ये भी पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से हमारे सेट एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।